सेट थ्योरी के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरुआत करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोट पे और सिर्फ 2 एग्जाम्पल देख के इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। राइट, सो इम्पोर्टेंट नोट जो है आज के लिए, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ बिलोंग टू और सबसेट की कहानी। नाउ ये नॉर्म्स है कि हम लोग अगर कोई सेट लिखेंगे तो उसको नॉर्मली कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ए बी सी, कैपिटल एक्स वाई जेड, या फिर पी क्यू आर। ठीक है, और अगर एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे तो हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये नॉर्म्स है, सेट थ्योरी में ये नॉर्म्स की तरह है। राइट, नाउ अगर मैं बिलोंग टू के लिए कुछ ऐसा लिखूं, ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा, कोई सेट ए होगा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे अलग अलग, जिसमें से एक एलिमेंट ए भी होगा। सेम बी सेट के बारे में भी आपके मन में ख्याल आएगा कि कोई सेट होगा बी, उसके अंदर एलिमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन ए एलिमेंट उसके अंदर होगा ही होगा, ये स्मॉल ए जो है वो। राइट, और अगर मैं, ये हम सब जानते हैं, इतनी चीज़ हम जानते हैं। नाउ अगर मैं बोलूँ कि ए सबसेट बी, तो आपके दिमाग में झट करके ख्याल आ जाएगा कि ए के एलिमेंट बी में मौजूद हैं। राइट, या फिर मान लीजिए कोई सेट सी है, इज ए सबसेट ऑफ सेट पी, मतलब सी सेट के सारे एलिमेंट पी सेट में मौजूद हैं। राइट, तो आप इससे ये डिडक्शन निकाल सकते हैं, यहाँ तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट, ये चीज़ें हम जानते हैं। नाउ अगर मैं एलिमेंट और सेट की कहानी में कुछ ऐसा लिख दूँ, a set A belongs to set B, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ए भी सेट है और बी भी सेट ही है। राइट, दोनों सेट है, और इसके अंदर मैंने बिलोंग्स टू साइन यूज़ किया है, ए बिलोंग्स टू बी, ए सेट बिलोंग्स टू बी सेट। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम सेट में बिलोंग्स टू यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये कैसे होगा, तो उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए सेट, जिसके कुछ एलिमेंट है 1 2 और 3। नाउ मेरे पास कोई सेट है बी, उसके अंदर मेरे पास है एलिमेंट 5 10 ए बी, और एक एलिमेंट है मेरे पास ऐसा 1 2 3। एक सेट मेरे इस सेट बी के अंदर एलिमेंट की तरह मौजूद है, और ये जो है वो तो अपना है सेट ए। यहाँ पे याद रखिए कि ये बिलोंग्स टू जो साइन है वो एलिमेंट के लिए ही यूज़ हुआ है, लेकिन हमारा जो एलिमेंट है ये वो एक सेट है। एक सेट दूसरे सेट के अंदर एज ए एलिमेंट मौजूद है। याद करिए, आपको पता होगा एक सेट होता था पावर सेट, जिसके अंदर एलिमेंट हुआ करते थे
सेट, और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सेट हुआ करते थे पावर सेट में, राइट। क्यू सेट का पावर सेट ले लीजिए यहाँ पर। किसी सेट क्यू जिसके एलिमेंट है 1 और 2, तो पावर सेट ऑफ क्यू होगा सेट के अंदर फाई सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट है 1, फिर दूसरा सेट जिसमें एलिमेंट है 2, और एक चौथा सेट जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, 1 एंड 2, राइट। तो ये पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट है सेट। वैसे ही एक ऐसा सेट हो सकता है जिसके अंदर एलिमेंट है कुछ और एक एलिमेंट है सेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए सेट बिलोंग्स टू बी, राइट। नाउ अगर मैं बोलूं कि A is a subset of B and B is a subset of C, sorry, B is a subset of C, तो क्या मैं इन दोनों ये जो हमको बोला गया है उससे मैं क्या डिडक्ट ये कर सकता हूँ कि A is also a subset of set C? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है U, अभी मेरे पास एक सेट है A, सॉरी, एक सेट है मेरे पास A सेट, जो कि है सबसेट B सेट का। नाउ मुझे एक और स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बोला गया है B इज अ सबसेट ऑफ C। तो B जो सेट है उसके ऊपर भी एक सेट है जिसका नाम है सेट C। तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं विजुअली वेन डायग्राम से कि A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C। तो ये कंक्लूजन एकदम करेक्ट है। नाउ मैं अगर आपको कुछ ऐसा बोलूं कि A is a subset, sorry, A belongs to B and B is a subset of set C, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि A is a subset of C? क्या इस कंडीशन में इन दो स्टेटमेंट दिए गए, गिवन दिस टू स्टेटमेंट, क्या ये कंडीशन सही होगी A सबसेट C? चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक A सेट जिसमें मेरे पास एक एलिमेंट है 1 और मेरे पास है B सेट। नाउ ये सेट कुछ ऐसा है, हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, A बिलोंग्स टू B। तो A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू B, राइट। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। नाउ हमको बोला गया है B इज अ सबसेट ऑफ C। तो मैं एक सेट C लिख देता हूँ जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट है। तो B इज ए सबसेट ऑफ C, दैट्स राइट। नाउ लेट्स चेक कि क्या ये जो स्टेटमेंट है A सबसेट C वो करेक्ट है या नहीं। नाउ A सेट की एलिमेंट, नाउ सबसेट की डेफिनेशन याद कीजिए। A सबसेट B मैं बोलूँ तो क्या होगा, A सेट के सारे एलिमेंट B सेट में मौजूद हैं तो ही मैं ये बोल सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B। नाउ A के एलिमेंट है 1, A सेट में जो एलिमेंट है वो है 1। क्या वो 1 एलिमेंट हमारे सेट C के अंदर मौजूद हैं? देखिए 2, 3, 4 और 5 है, 1 है बट वो 1 एलिमेंट नहीं है, 1 सेट खुद है। मतलब इस
सी को हम कुछ यू लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, राइट। तो ए सेट खुद है इसके अंदर, लेकिन एलिमेंट नहीं है, ये है सेट, उसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे। मतलब कंक्लूजन ये है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सी, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसेट क्या है और बिलोंग्स टू क्या है। सबसेट ये दर्शाता है कि एक सेट के सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, और बिलोंग्स टू ये दर्शाता है कि बिलोंग्स टू एक एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर है या नहीं है, उसकी बात हो रही है। मतलब बिलोंग्स टू एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है, और सबसेट एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है या नहीं है उसके लिए है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। राइट दिस इंटरवल्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इंटरवल के, राइट, ठीक है। राइट दिस इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। नाउ हमारे पास दो इंटरवल है यहाँ पे, एक है 6 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 12। नाउ रियल नंबर लाइन पे मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है मान लीजिए, फिर 7 8 9 और फिर यहाँ पे 12 है। तो ओपन इंटरवल मुझसे ये कहता है कि 6 मेरे सेट में इंक्लूडेड नहीं है, और 12 ये कहता है कि हाँ 12 नंबर इस सेट के अंदर इंक्लूड है, राइट। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए सेट उन सारे x का सेट है सच दैट x such that 6 is less than x is less than or equal to 12, x belongs to R, right, x belongs to R। now दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है -23 से लेकर के 2 तक। तो रियल नंबर की एक लाइन आएगी जिसमें 0 इधर है, -23 इधर है, और फिर कुछ आएगा -10, और फिर यहाँ आएगा 1, और यहाँ पे है अपना 2। तो 23 पे हमारे पास क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 23 हमारे इस रियल नंबर के सेट में इंक्लूडेड है, और दो ओपन इंटरवल है, तो 2 नंबर हमारे सेट में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट -23 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 where x belongs to R। तो ये दो सिंपल एग्जाम्पल थे, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, क्वेश्चन है वैसे, राइट, ठीक है। U हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, A हमारा हो गया एक सेट, और दूसरा है B सेट। नाउ हमें बोला गया है कि डी मॉर्गन के लॉ प्रूव कीजिए। नाउ डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं। सबसे पहला है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ दूसरा जो है वो लॉ कुछ कहता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ हमारे पास है A सेट 2 3, B सेट 3 4 5। सबसे पहले हम लोग A और B के कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं। A कॉम्प्लीमेंट होगा 1 4
5 6 और B कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 6, राइट। नाउ A यूनियन B होगा 2 3 4 5, hence A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 4 5 6। A इंटरसेक्शन B होगा 2 3 4 एंड 5 तो 3, और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 4 5 एंड 6, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले पहला लॉ प्रूव करते हैं। LHS इज इक्वल टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 6, और RHS जो है उसके अंदर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो इसके अंदर के जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1 एंड 6, 1 एंड 6, राइट। तो इससे साबित होता है कि डी मॉर्गन का लॉ करेक्ट है। हमने इस एग्जाम्पल पे डी मॉर्गन का लॉ चेक किया और वो एकदम सही साबित हो रहा है। दोनों सेट देखिए, हमको जो रिजल्ट मिला है वो है सेट 1 एंड 6, 1 एंड 6 दोनों में सेम रिजल्ट मिला है। अभी दूसरा लॉ चेक कर लेते हैं। दूसरा लॉ जो था वो था A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ LHS के हिसाब से A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आएगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे डिराइव किया था 1 2 4 5 एंड 6। और RHS क्या कहता है? RHS कुछ कहता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ हमारे कॉम्प्लीमेंट जो है A और B वो यहाँ पे है, तो 1 2 4 5 6 यूनियन आएगा 1 2 4 5 और 6। नाउ आप देख सकते हैं ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, मतलब डी मॉर्गन का दूसरा लॉ भी हमने प्रूव किया, एक्चुअली हमने चेक किया, तो दोनों सेट हमको इक्वल मिले। इसका ये मतलब हुआ कि डी मॉर्गन का दूसरा लॉ भी एकदम करेक्ट है, राइट। नाउ सेट थ्योरी के इस लेक्चर में आज इतना ही। आप सभी लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे।